नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पैरेलल कोचिंग में। आज अपन बेसिकली 10वीं बोर्ड का जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है मैथ्स का, उस मैथ्स के पेपर के लिए जो टॉपिक है, चैप्टर अपने दिए हुए उनका फटाफट से एक बार अपन रिविजन करने की कोशिश करेंगे और क्या क्या अपने को एग्जाम में ध्यान रखना है या कौन कौन से प्रश्नों को अपने को विशेष तौर से पढ़ के जाना है, इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर है, उससे आपको क्या ध्यान में रखना है, तो फटाफट से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 है परिमेय। और परिमेय संख्या जो आपका पहला चैप्टर है, इससे मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ। वास्तविक संख्या जो आपका पहला चैप्टर है, उससे आपको फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ। क्या क्या ध्यान में रखना है आपको इस चैप्टर में। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या पूछ सकता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या फिर इसी को कहते हैं एल्गोरिथम। ये क्या होती है? ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस का आर, जहाँ पर a कौन होता है? ये होता है आपका भाज्य। b कौन होता है? b होता है आपका भाजक। और ये जो आपका क्यू लिखा हुआ है, ये होता है आपका भागफल। और ये आर होता है, ये होता है आपका शेषफल। यानी कि जब अपन किसी भी नंबर में, मान लिया ए नंबर में बी नंबर का भाग देते हैं, तो भाग देने पर जो भागफल आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। जो भागफल आता है उसको अपन यहाँ पर लिखते हैं, और नीचे जो शेष बचता है उसको अपन यहाँ लिखते हैं। तो ये विभाजन एल्गोरिथम है। तो बी का भाग जब ए में देते हैं तो क्यू आपका भागफल आता है, आर आपका शेषफल आता है। यानी आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है कि भाज्य बराबर क्या होता है भाई? भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस का क्या होता है? शेषफल होता है। प्लस का क्या होता है? शेषफल। इसी हिसाब से इस एल्गोरिथम को चलाया गया है। भाज्य कौन है? ए हो गया, बराबर भाजक कौन है? बी हो गया, क्यूब भागफल हो गया, प्लस आर आपका क्या हो गया? शेषफल हो गया। इस प्रमेय को उपयोग करके आपको एचसीएफ निकालने का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से आपको इस एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर अपन ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। एक एग्जांपल जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225 का एचसीएफ बताइए किससे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर दो नंबर लिखे हुए हैं, 135 लिखा हुआ है तो, और एक लिखा हुआ 225। इनमें से जो बड़ी संख्या हो उसको आपको ए मानना है। तो यहाँ आप ए बराबर क्या मानेंगे? ए बराबर मानेंगे 225 और बी बराबर क्या मानेंगे? 135। तब आप इसमें कौन सी यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस का आर। a बराबर बी क्यू प्लस का आर। यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे 225, b की वैल्यू अपने को पता नहीं है। b की वैल्यू का मतलब हो गया भाजक, तो 135 इनटू, या क्वेश्चन का मतलब हो गया भागफल कितना आएगा। अब भागफल का अपने को पता नहीं है, तो इसका इसमें भाग देंगे या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 125 में 135 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा। कितना बच जाएगा भाई? यहाँ से बच जाएगा आपका 90। तो ये आपका भागफल हो गया, ये आपका क्या हो गया? शेषफल। तो भागफल की जगह 1 लिख देंगे और शेषफल की जगह कितना लिख देंगे? 90 अपन लिख देंगे। यहाँ पर अपन देखेंगे कि r की जो वैल्यू है, ये r की वैल्यू अभी कितनी आई हुई है? ये r की वैल्यू 90 आई हुई है।
इसको अपने को आगे और सॉल्व करना है जब तक कि r की वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी, यानी कि सेंसर जब तक 0 नहीं आ जाता है जब तक अपने को एल्गोरिथम लगानी है। तो अपन लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, दोबारा से अपन लिखेंगे उन्हें। अब इससे का मतलब में अब इससे और इससे मतलब होता है इन दोनों नंबर से मतलब होगा, यानी कि भाजक और जो शेषफल होता है उससे अपने को मतलब होता है। तो यहाँ से पुनः अपन लिखेंगे a बराबर 135 और b बराबर कितना हो गया 90। तब अपन कहेंगे 135 बराबर 90, वापस से अपने को 135 में 90 का भाग देख लेना है कितनी बार जाएगा, तो अपन कहेंगे सर ये बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा अपन बता देंगे 45 इसका शेषफल बचेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप देख के देख सकते हैं। इसमें 135 में 90 का डिवाइड करेंगे, निप्पा एक का निप्पा, यहाँ से शेषफल कितना बचेगा भाई 45 आपका शेषफल बचेगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ से देखेंगे कि अभी भी आपका शेषफल क्या आया 0 नहीं आया, यहाँ से लिखेंगे वापस r इज नॉट इक्वल टू 0, तब पुनः वापस अपने को a बराबर 90 मानना है और b बराबर 45 मानना है। इसके बाद अपन लिखेंगे तब 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस का 0। यहाँ से आप देखेंगे कि 49 का डिवाइड 90 में करेंगे तो कंप्लीट बार भाग चला जाएगा, यानी कि दो बार में भाग पूरा चला जाएगा और शेषफल आपका कितना बचेगा 0 बचेगा। अपन कहेंगे कि r इक्वल टू 0 है, तब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 45 आई है, तब अतः ये जो b की वैल्यू होती है ये b की वैल्यू आपकी क्या होती है एचसीएफ की वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा एचसीएफ 45 रहेगा। तो इस प्रकार से आपको एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए आप। कुछ नहीं करना है, a बराबर b क्यू प्लस r फॉर्मूला ये यूक्लिड प्रमेय जो होती है ऊपर में लगाकर आपको इसका एचसीएफ निकालना है। बड़े वाले नंबर को a लेना है और छोटे वाले नंबर को b लेना है। फिर आपको जब तक ये प्रक्रिया या एल्गोरिथम लगाते रहना है जब तक कि r की वैल्यू क्या नहीं आ जाए 0 नहीं आ जाए, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको बिना एल्गोरिथम के भी सीधे ही अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आपको एचसीएफ पूछा जा सकता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। बिना एल्गोरिथम के भी आपको एचसीएफ पूछा जा सकता है। वो कैसे, वो ऐसे कि दी हुई संख्याओं का जो संख्या दी हुई उसका अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये भी आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए आप। जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में जिसमें लिख दिया 45 और 125 का एचसीएफ बताइए किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो इसका एचसीएफ आप निकालेंगे, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी होती है, ये 45 का अलग से करेंगे और ये 125 का अपन फैक्टर अलग से करेंगे। इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे 1 बार 5 बार, फिर इसमें 3 का डिवाइड करेंगे कितनी बार 5 बार, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 बार, इसमें डिवाइड करेंगे 5 का डिवाइड करेंगे 25 बार, 5 का डिवाइड करेंगे 5 बार और 5 का डिवाइड करेंगे 1 बार। तो अपन लिख सकते हैं कि 45 बराबर क्या आया 3 into 5, या फिर 125 बराबर क्या गया 5 into 5। यहाँ से आप देखेंगे कि कॉमन दोनों में फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर आपका 5 आ रहा है। आप लिख देंगे एचसीएफ ऑफ किसका 45 का और 125 का कितना आएगा भाई 5 इसका आंसर रहेगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आपका इससे पूछा जा सकता है, तो आप इस तरीके से उस अभाज्य गुणनखंड करके जो भी उनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है उस कॉमन फैक्टर के हिसाब से आप उसमें क्या बता देंगे गुणनखंड बता देंगे। इसके अलावा एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये पूछ सकते हैं कि दी हुई संख्याओं का क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। जैसे आपको कह दिया कि 455 को 455 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे 455 यानी 455 में आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सिंपल अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसे 5 का डिवाइड करेंगे, 5 के लिए 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसके बाद आप इससे
7 का डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। फिर इसमें आप 13 का डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13। तो इस प्रकार से 455 का हमारे गुणनफल क्या हो जाएगा भाई, 5 into 7 into 13। इस प्रकार से एक नंबर में आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे प्रश्न आने का 100% चांस है, इसको आप दिमाग में सेट कर लेंगे। इस जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको आप दिमाग में सेट कर लेंगे, हमेशा के लिए ध्यान रखना है, हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे भाई, कि दो संख्या दे रखी हो, आपको क्या दे रखी हो, दो संख्या दी हो, दो संख्या दी गई हो तब उनके उनके एचसीएफ व एलसीएम में संबंध आपसे पूछा जा सकता है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको ध्यान देना है कि माना कि दो संख्या माना कि ए और कौन सी है, बी है, तब हमेशा के लिए आपको ध्यान में रखना है a इंटू बी कर दिया जाए, यानी कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये बराबर आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप दिमाग में सेट रखें। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100 और 100% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस सूत्र से रिलेटेड क्या ध्यान में रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा के लिए उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न कैसे बनता है मैं आपको समझाता हूँ। प्रश्न ऐसे बनता है कि दो संख्या 30 और 45 का एचसीएफ 15 है, तब एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करो, ऐसा आपसे पूछ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान रखें, एक संख्या देके दूसरी संख्या में पूछ सकता है, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम दे देगा वो, या फिर एलसीएम देकर एचसीएफ भी पूछ सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 30 इंटू 45 बराबर किसका होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपने को निकालना है एलसीएम, आपका आंसर आ जाएगा 30 इंटू 45 अपॉन का 15। 15 की टेबल से दो बार आपका आंसर आ जाएगा 45 टू जा 90, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना आ गया भी आपका 90, इसका आंसर रहेगा। ये आप ध्यान में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो सकता है। आपको एक संख्या देकर एलसीएम और एचसीएफ देकर दूसरी संख्या पूछ सकता है, आपको एलसीएम और दो संख्या देकर एचसीएफ भी पूछ सकता है, इसका भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक सिंपल क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है फर्स्ट चैप्टर में से कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है या कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी है, रैशनल या इरेशनल नंबर कौन से है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन आपको दिए होंगे, उन ऑप्शन में से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं आपको चाहिए हो सकती है। एक बात तो आप ध्यान में रखेंगे, पाई हमेशा, पाई ये जो पाई होता है गणित में काम लेते हैं, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। पाई हमेशा क्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या होती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। एक बात तो ये। नंबर 2, कभी भी रूट में कोई नंबर आ जाए, रूट में ए कोई नंबर हो, वह भी रूट ए भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। अपरिमेय संख्या होती है जहां पर ध्यान रखें एक का जो मान है, एक का मान पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अंडर रूट की जो भी संख्या लिखी होगी वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या रहेगी। शर्त क्या है, जो संख्या अंदर लिखी हुई है ए, वो पूर्ण वर्ग संख्या आपका नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं पूछूं अंडर रूट 3 कैसी संख्या है,
आप बताइए अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 11 कैसा संख्या है, आप बताइए अपरिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे पूछ लूं बताइए अंडर रूट 29 कैसी संख्या है, ऐसे कंडीशन में ये जो 25 है ये आपका पूर्ण संख्या है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस और माइनस का 5 इसकी वैल्यू होती है, यानी कि इसका रूट निकालते तो प्लस और माइनस 5 निकल जाता है। ऐसी कंडीशन में ये अपरिमेय संख्या नहीं है, कैसी संख्या है ये एक परिमेय संख्या है, इसका आप ध्यान रखेंगे। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अच्छा क्वेश्चन यहाँ समझ सकता है, ध्यान रखेंगे आप इसको, परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है कि परिमेय संख्याओं का प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। इससे संबंधित प्रश्न आपको इस चैप्टर से में पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखेंगे कि आपको कोई भी परिमेय संख्या दे देगा, परिमेय संख्या दे देगा, परिमेय संख्या का प्रसार परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा यदि परिमेय संख्या दे देगा और पूछेगा कि बताइए इस परिमेय संख्या का प्रसार कैसा होगा आपको, तो आपको क्या करना है कि परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा यदि हर का गुणनखंड करने पर। किसका गुणनखंड करेंगे भाई, हर का गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो। किस रूप में होना चाहिए, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो। ऐसी स्थिति में आपका प्रसार कैसा होगा, परिमेय संख्या का प्रसार शांत होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल सा हर वाली संख्याओं का जब आप गुणनखंड करेंगे तो हर वाली संख्याओं का गुणनखंड करने पर गुणनखंड केवल 2 ही रूप में होना चाहिए, या तो केवल 2 ही 2 हो या फिर 2 5 ही 5 हो। गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड अपन करेंगे उसमें या तो सारे 2 हो या फिर सारे 5 हो या फिर 2 या फिर 5 के रूप में हो। इनके अलावा कोई और नंबर आ जाता है जैसे 3 है 7 है 11 है, ऐसा कोई और नंबर आ जाता है तो फिर अपन बता देंगे कि प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो तब तो प्रसार होगा शांत, और अन्यथा अन्यथा प्रसार कैसा होगा, अन्यथा प्रसार होगा भाई अशांत। कैसा होगा, अशांत प्रसार होगा, इसका ध्यान रखिए। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। इसके लिए जैसे मैंने आपको कह दिया कि 13/225 का प्रसार होता है, प्रसार शांत या फिर अशांत कैसा होगा ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा हर का गुणनखंड करना है। हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 225 का। सबसे पहले इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल से 7 बार 5 बार, 3 का टेबल करेंगे डिवाइड करेंगे 2 बार 5 बार, 5 का करेंगे 5 बार, 5 का करेंगे 1 बार। यहाँ आप देखेंगे कि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड ये हो गया 3 के घात 2 इंटू 5 के घात 2, जो कि 2 के घात m इंटू 5 के घात n के रूप में नहीं है। अतः प्रसार कैसा होगा भी, अतः प्रसार आपका अशांत होगा। प्रसार कैसा होगा, अशांत प्रसार होगा, अशांत होगा। अशांत क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर 3 आया है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 और 5 आना चाहिए, इनके अलावा नंबर नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, इसका प्रसार हो जाएगा शांत। इसको आप ध्यान में रखेंगे भाई। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में देख लेते हैं अपन फटाफट से। इसमें से छोटे छोटे प्रश्नों के, ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखें आप। बाकी बड़े प्रश्नों तो आपको सॉल्व करने ही है, बड़े प्रश्नों को नहीं बता रहा हूँ, मैं वो प्रश्न बता रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न अभी आपके ज्यादा पूछे जाएंगे, तो वो छोटे छोटे प्रश्न आपके गलत नहीं हो इस हिसाब से। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 2 इसकी बात करेंगे तो ये हो गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपका सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले तो आपको पूछेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, इसका अर्थ मानक रूप या व्यापक रूप पूछ ले, या फिर व्यापक रूप अगर इसका पूछ ले सीधा 1 नंबर में, तो आप ध्यान रखिए इसका मानक रूप या व्यापक रूप होता है ax² bx + c।
ध्यान रखिए यहाँ बराबर का साइन नहीं लगाना, नहीं तो वो समीकरण हो जाती है। तो ये आपका द्विघात बहुपद का मान्य रूप है। इसके अलावा आपसे द्विघात बहुपद जो होता है इसके शून्यांक कितने होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। शून्यांक या फिर इसके हल कितने होते हैं तो आप बताएंगे कि इसके दो शून्यांक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यांक होते हैं, रैखिक बहुपद के एक शून्यांक होता है और त्रिघात बहुपद के दो शून्यांक होते हैं, तीन शून्यांक होते हैं। इसको आपको दिमाग में ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं, तो दो इसके शून्यांक होते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो दो शून्यांक होते हैं, दोनों शून्याकों के बीच संबंध, शून्याकों के बीच संबंध की अगर बात करें, संबंध की अगर बात करें तो अगर मान लिया कि दो शून्याक इसके अल्फा और बीटा है, मान लीजिए दो शून्याक जो है वो कौन से है, अल्फा और बीटा, अपन इसके दो शून्याक मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है शून्याकों का जो योग होता है, शून्याकों का योग सम ऑफ जीरोस कितना होता है, तो आप ध्यान में रखिए कि अल्फा प्लस का अगर बीटा कर दिया जाए तो इसका जो आंसर आता है वो आता है -b/a। -b का मतलब ये वाली वैल्यू b और a का मतलब ये वाली वैल्यू, x स्क्वायर का गुणा और आप कह सकते हैं x का गुणा, यानी कि -x का गुणा अपॉन x स्क्वायर का गुणा। ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 आपको क्या ध्यान रखना है, शून्याकों का गुणनफल। शून्याकों का गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इनटू बीटा। इसको आपको ध्यान में रखना है। अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणा। c क्या होता है, अचर पद होता है, c का मतलब अचर पद और अपॉन में a मतलब x स्क्वायर का गुणा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है दोनों का आपको दिमाग में सेट रखना है। इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। आप एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि कैसे शून्याकों का योग या गुणनफल आपको निकालना है। जैसे कि अपन एक एग्जांपल से देखते हैं इसको, एक एग्जांपल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। अगर कुछ आपसे पूछे कि इसके शून्याकों का योग बताइए, आप बता देंगे कि माना है अल्फा प्लस बीटा शून्याक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, माइनस b की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन a की वैल्यू 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ गया भाई प्लस का 1, इसका आंसर आ गया। साथ में आपसे पूछे कि शून्याकों का गुणा या गुणनफल कितना होगा, यानी कि अल्फा इनटू बीटा कितना होगा, c/4 a हो जाएगा भाई। c की वैल्यू यहां से देखेंगे 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, ये आपके शून्याकों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप इसको चेक करने के लिए इसका आपको जांच भी करवा सकता है। जांच के लिए आपको क्या करना है, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 है, ये है, इसके गुणनफल अपने को करना है और इसके शून्याक निकालना है। तो शून्याक के लिए अपने को क्या करना होगा, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। इसका गुणनफल विधि से अपन शून्याक निकालेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। इसके बाद ये दो के पेड़ बनाने, यहाँ से 2x कॉमन आया, यहाँ से 2x माइनस का 1 बच गया, यहाँ से -1 कॉमन आया, 2x माइनस का 1 इसके बराबर में 0। दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन होने से ये वापस कॉमन आ गया और यहाँ से 2x माइनस का 1 बराबर कितना हो गया, 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। आप लोग कह सकते हैं या तो 2x माइनस का 0 होगा और नहीं तो अगला वाला 2x माइनस का 0 होगा। यहाँ से x बराबर ये बटेगा 2 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या रहेगा, 1 बटेगा 2 आ गया। तो एक्चुअल में इसके जो दो शून्याक है वो दो शून्याक क्या है, ये है। ध्यान नहीं, ये शून्याक नहीं, ये तो शून्याकों का योग और शून्याकों का गुणक है। आपसे पूछे कि बताओ इसका शून्याक क्या है, शून्याक के लिए आपको इसे वर्णन करना है। ये इसके शून्याक कहलाते हैं, ध्यान रखिए x की जो वैल्यू आती है वो शून्याक कहलाता है। अब इसका गुणनफल निकालो, इसको अल्फा मान लो, इसका बीटा मान लो, जो कि अपने पहले माना था। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस का 1/2, आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितना देगा, तो कैल्शियम आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया। तो पहले भी अपना कितना आया था, 1 आ गया। इसके बाद गुणा निकालेंगे तो गुणा कितना आएगा,
1/2 1 बटेवा 2 ये आ जाएगा 1/4। पहले भी हमने कितना है 1/4। तो ये तो शून्यांक कहलाते हैं। ये शून्याङ्कों का योग और ये शून्याङ्कों का गुणनफल पहले गुणा करके निकालना है और फिर आप इसकी जांच करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। शून्याङ्कों की जांच आपसे पूछी जा सकती है, इसका आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकता है उसको आप ध्यान में रखेंगे। और क्या बन सकता है, इधर देखिए कि आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न या इसके पूछने के चांस ज्यादा है। आप ये समझ लीजिए या ऐसा समझिए कि ये प्रश्न तो 100% छपेगा कि जब भी आपको प्रश्न में या जब शून्याङ्कों का योग जब शून्याङ्कों का योग व गुणनफल दिया हो तब द्विघात बहुपद आपसे पूछ ले, द्विघात बहुपद का मान क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है कि x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी प्रश्न में आपको दो शून्याङ्कों का योग व गुणनफल दिया हो, ऐसी स्थिति में उन शून्याङ्कों की सहायता से आपको द्विघात बहुपद पूछ सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, इंपॉर्टेंट लगाना प्रश्न का लिस्ट आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को 100% मिल सकता है, ध्यान रखिए आप। तो ये हो जाएगा आपको, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ कि शून्याङ्कों का योग 4 व गुणनफल आपको 6 दिया हो तब द्विघात बहुपद बताइए। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है या द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा। x² माइनस शून्याङ्कों का योग कितना है, योग है आपका 4। ये x प्लस गुणा ये माइनस कर दिया हो सकता प्लस कर दिया हो सकता, इससे आपको घबराना नहीं है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये माइनस कर दिया, यहाँ आप माइनस का 6 करिए तो आपका आंसर आ जाएगा x² माइनस का 4x माइनस का 6। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इस सूत्र से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दिया हो तो अपन उसका द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि शून्याङ्कों का योग व गुणनफल क्रमशः 1/4 व 1/3 दिया हो तब द्विघात बहुपद आपसे पूछ ले। तो ऐसी स्थिति में आपको होगा बताइए x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा या शून्याङ्कों का योग भी लिख सकते हैं आप हिंदी में, प्लस x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से x² माइनस का योग कितना है, योग फर्स्ट में योग है 1/4 x प्लस का गुणा कितना है 1/3। अब आप यहाँ देखेंगे कि अपूर्ण संख्या लिखी हुई है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। अपूर्ण में संख्या लिखी हुई है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, इनका एलसीएम होता है 12। 4 और 3 यहाँ जो भी नंबर लिखे हुए उसका एलसीएम लेना उनका एलसीएम लेना है। क्या लेना भाई, एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना हो 12। इस पूरे को 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा करने पर जैसे 12 से गुणा करेंगे 12x² माइनस 12 इंटू 1/4x प्लस 12 इंटू 1/3। यहाँ से 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये हो गया 12x² माइनस का 3x प्लस का 4। ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ध्यान रखिए आप इस चीज को। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसको आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा
चैप्टर नंबर 3 में से भी अपन कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में से आपके क्या क्या छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म, ये आपका चैप्टर है नंबर 1। इसका आपको मानक रूप पूछ ले या व्यापक रूप पूछ ले तो आपका आंसर क्या रहेगा, पहले आप उसको देखें। व्यापक या मानक रूप, तो इसका व्यापक रूप होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये इसका मानक रूप होता है दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का। इसके बाद आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें आपको गुणांकों की तुलना करनी है। गुणांकों की तुलना करने पर, जैसे अपन गुणांकों की तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर जैसे नंबर 1, अगर आपसे पूछे कि आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो आपको हल पूछा जा सकता है, एक आपको संगत या असंगत संगत या फिर असंगत से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर आपको रेखाओं की स्थिति पूछी जा सकती है। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके गुणांकों की तुलना करके पूछा जा सकता है। ध्यान रखें आप, गुणांकों की तुलना का मतलब क्या है समझिएगा। गुणांकों की तुलना का मतलब है कि मान लिया नंबर 1 a1 अपॉन में करना है a2 बराबर b1 अपॉन में करना है b2, a1 और अपॉन में करना है a2 और b1 अपॉन में करना है b2। ऐसी स्थिति में अगर मान लिया ये शुरू के दोनों ही बराबर नहीं आते हैं या अलग अलग आते हैं, a1 अपॉन में a2 करेंगे और b1 अपॉन में b2 करेंगे और ये आपके अलग अलग आते हैं और आपसे पूछे कि हल कौन सा होगा, तो आप बता देंगे इसका हल कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। हल पूछे तो आप बता देंगे अद्वितीय हल होगा। या संगत और असंगत में से पूछे तो आप बता देना कैसा है भाई, संगत है। कैसा है, संगत है। अगर a1 बटे a2 करेंगे बराबर नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, ऐसे स्थिति में हल पूछे तो अद्वितीय हल बता देना। संगत या असंगत पूछे तो आप उसको क्या बता देना, संगत बता देना। और रेखाओं की अगर स्थिति पूछे तो रेखाओं की स्थिति पूछे तो बता देना रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। कंडीशन सेम है, प्रश्न आपको क्या पूछा गया उस पर ध्यान देना है कि अगर मान लिया a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ऐसी स्थिति में हल पूछे तो अद्वितीय बता देना, संगत असंगत पूछे तो संगत बता देना, और रेखाओं की स्थिति पूछे तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी ऐसा बता देना। नंबर 2, अगर आपसे पूछ दे a1 बटेवा a2 ये बराबर आ जाता है b1 बटेवा b2 के और इस बराबर आ जाता है c1 अपॉन c2 के। तीनों गुणांकों की तुलना करेंगे और तीनों गुणांकों की तुलना करने पे तीनों के तीनों अगर बराबर आ जाते हैं, तीनों के तीनों कैसे आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपसे हल पूछे, हल बता देंगे अनेक या फिर अनंत हल। हल पूछे तो आप बता देंगे अनेक या फिर अद्वितीय हल है। संगत या असंगत की बात करें तो आप बता देंगे कैसा होगा, संगत होगा। संगत और असंगत के पूछे तो क्या बता देंगे, संगत होगा। और रेखाओं की स्थिति पूछे तो आप बताएंगे रेखाएं समपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी भाई, समपाती होगी, इसका आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखें, तीनों अगर बराबर आते हैं, हल पूछे तो अनेक या अनंत हल बता देना, साथ असंगत असंगत पूछे तो संगत बता देना, और रेखाएं की स्थिति पूछे तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी, ऐसा आप बता देना। नंबर 3, अगर आपका a1 बटे a2 करेंगे बराबर आ जाता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के अगर बराबर नहीं आता है ना,
अगर मान लिया शुरू के दो तो बराबर आ जाते हैं, a1/a2 बराबर आ जाता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं आता है c1/c2 के। ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछे कि हल कौन सा होगा तो आप बताएंगे कोई हल नहीं है। हल पूछे तो आप बताएंगे कि नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है। या संगत असंगत पूछे तो आप बता देना कैसी होगी भाई, असंगत होगी। कैसी होगी, असंगत होगी। और अगर रेखाओं की स्थिति पूछे तो आप बताएंगे रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। रेखाएं एक दूसरे के कैसी हो जाएगी, समानांतर होगी। तो ये तीनों कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपको प्रश्न 100 और 100% देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए आप। तीनों का ध्यान रखें, दोनों बराबर नहीं आती है तो ये हल वह पूछे तो तीन संगत असंगत सुसंगत रेखाओं की स्थिति पूछे तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं, पूर्णांकों की तुलना करने पर तीनों बराबर आ जाते हैं, हल पूछे तो अनेक हल, संगत असंगत में संगत बता देना, और रेखाएं पूछे तो समांतर बता देना। शुरू के दो बराबर आ जाते हैं, c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं आता है इनके, तो आप बता देना हल में कोई हल नहीं है, संगत असंगत में असंगत है। और रेखाओं जो कुछ रेखाएं अगर कुछ स्थिति तो रेखाएं कैसी हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। इसका आप ध्यान में रखेंगे। साथ में इन कंडीशन से संबंधित आपको सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मैं आपको एक आध प्रश्न करके बताता हूँ कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। इनसे संबंधित आपको प्रश्न भी बन सकते हैं, मतलब स्थिति या हल भी पूछकर आपको सीधा के या ए बी या ऐसे मान निकालने के लिए भी कह सकता है, उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपको कह दिया 3x प्लस का y बराबर a वह 3x प्लस y बराबर a वह 2x माइनस का 1 दो k माइनस का 1 x प्लस k माइनस का 1 y प्लस का a बराबर बराबर में 2k प्लस का 1। जैसे ये प्रश्न दे दिया और कह दिया कि इसका कोई हल नहीं है, या इनका कोई हल नहीं है, इनका कोई हल नहीं है, तब k का मान बताइए। किसका मान बताइए, k का मान बताइए। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। कुछ नहीं करना भैया, आपको गुणांकों की तुलना करनी है। सबसे पहले तो 3x प्लस का y माइनस का a बराबर कितना करना है, 0 समीकरण फर्स्ट बता देना है इसको। साथ में दूसरी लेंगे 2k माइनस का a x प्लस में k माइनस का a y माइनस में 2k प्लस का a बराबर 0 समीकरण नंबर 2 कर देना। तथा समीकरणों का कोई हल नहीं है, अतः a1 बटेगा a2 बराबर है b1 बटेगा b2 बराबर नहीं आना चाहिए c1 बटेगा c2। यहाँ से आप देखेंगे a1 कितना है 3, a2 कितना है a1, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। 3k माइनस का a बराबर b1 कितना है, या y के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है 1 अपॉन b2 कितना है k माइनस का 1 बराबर नहीं आना चाहिए c1 कितना है, c1 है इधर माइनस का a अपॉन में इधर है माइनस का 2k माइनस प्लस का 1। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। सबसे पहले आपको फर्स्ट जो है सेकंड पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे। 3k माइनस का a बराबर 1 अपॉन k माइनस का a क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3k माइनस का 3 और ये हो जाएगा 3k माइनस माइनस प्लस का a। ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2k था भाई, यहाँ पर 2k करना, ये वाला 2k था, यहाँ 2k करना भाई, तो 2k से ये हो जाएगा ये वाला 2k माइनस का, ये तो हो गया 3k माइनस का 3 और ये हो गया आपका 2k माइनस का 1। ये आपका इसका वैसे गुणन करने पर 3k माइनस का 3 और 2k माइनस का 1। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस का 2k बराबर
माइनस का ए और ये 3 उधर जाएगा प्लस का हो गया। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यानी के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? के की वैल्यू आपकी 2 होनी चाहिए। आप इसको सेकंड और थर्ड से भी कर सकते हैं। थर्ड से तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के माइनस का ये 1 बराबर ये माइनस का 1 माइनस का 2k माइनस प्लस का 1 माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस का 1 बराबर k माइनस का 1 k को इधर लाऊंगा माइनस का k माइनस 1 माइनस का 1 यहाँ से k यहाँ पे ध्यान रखें नॉट इक्वल का साइन है दोनों के बीच में नॉट इक्वल का साइन है तो साइन आपको चेंज नहीं करना साइन नॉट इक्वल का ही रखना है नॉट इक्वल तो नॉट इक्वल टू तो आपका k की वैल्यू या तो 2 होनी चाहिए या तो नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में इसका हल कैसा हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको एग्जाम में प्रश्नों को हल करने में आसानी रहे। इसके अलावा एक प्रश्न और करवा देता हूँ इस टाइप का उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या है प्रश्न? देखेंगे कि 2x प्लस का 3y बराबर 7 व a माइनस का b x a माइनस का b x प्लस a प्लस का b a प्लस का b y बराबर 3a प्लस का b माइनस का 2 3a प्लस का b माइनस का 2 समीकरणों का अनेक हल है समीकरणों का अनेक हल है तब a व b का मान आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान रखना। अभी मैंने जो के वाला करवाया वो और ये मैंने जो भी करवाया ये वाला इसको आप ध्यान में रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न में देगा कि अनेक हल है तो समीकरण फर्स्ट कौन सी हो जाएगी 2x प्लस का 3y माइनस का 7 समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए और यहाँ से a माइनस का bx प्लस का a प्लस का b y माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2 बराबर 0 इस समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 व 2 का अनेक हल है तब गुणांकों की क्या करने पर तुलना करने पर गुणांकों की तुलना करेंगे तो अपन जाते हैं अनेक हल में क्या आता है अनेक हल में तीनों के गुणांकों की जो तुलना करते हैं वापस में क्या आते हैं बराबर आते हैं a1 कितना 2 और b2 कितना है a माइनस b फिर आपका b1 कितना 3 और b2 कितना है a प्लस b फिर आपका c1 कितना है माइनस का 7 और c2 कितना आपका माइनस 3a प्लस का b माइनस का 2 ये पूरा C2 कहलाएगा। ध्यान रखें आप इस चीज का। यहाँ से भी आपके 3 पार्ट बनेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अपन सबसे पहले फर्स्ट व सेकंड से लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड में क्या है 2 अपॉन a माइनस का b बराबर 3 अपॉन में a प्लस का b। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस का 2b और 3a माइनस का 3b। यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ये हो जाएगा अपना 3a माइनस का 2a माइनस का 3b माइनस का 2b बराबर का 5। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये हो गया a माइनस का 5b बराबर 0। यहाँ से a बराबर कितना आ गया 5b। इसको समीकरण नंबर आप 3 नाम दे दीजिए। इसके बाद आप करेंगे थर्ड सेकंड व थर्ड से आप करेंगे सेकंड और थर्ड से करेंगे तो सेकंड और थर्ड या फर्स्ट या थर्ड भी ले सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड और थर्ड से करेंगे 3 और a प्लस का b बराबर माइनस का 7 माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2 माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9a प्लस का 3b माइनस का 6 बराबर 7a प्लस का 7b। यहाँ से आप देखेंगे कि 7a 9a माइनस का 7a प्लस का 3b माइनस का 7b बराबर में 6 है ना बराबर में कितना 6। देखो
7 एक उधर लाया माइनस का हो गया, 7 भी उधर लाया माइनस का हो गया, और ये माइनस का 6 था इसको उधर भेजा तो प्लस का हो गया। यहाँ से आप देखेंगे कि 2a माइनस का 4b बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। 2a माइनस का यहाँ से 2a बचा, यहाँ से माइनस का 4b बचा, बराबर में क्या हो गया 6, और a की वैल्यू कितनी है 5b, तो a बराबर 5b रखने पर जैसे ही रखेंगे 2 इंटू 5b माइनस का 4b बराबर का 6, ये हो गया 10b माइनस का 4b बराबर में 6। यहाँ से आप कह सकते हैं 6b बराबर 6, तो b बराबर 6/6, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 1। तो b का मान समीकरण 3 में रख दो, तो a बराबर 5 इंटू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, a की वैल्यू आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने गुणांकों की तुलना वाले आपको प्रश्न बताए हैं, इन गुणांकों की तुलना से संबंधित आपको 1 या 2 या 3 प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी इस प्रश्नावली से ग्राफ आएगी, ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अपन अगले वाले चैप्टर का रिवीजन।